सभी को नमस्कार। सभी गुरुजनों को सादर वंदन करते हुए मैं प्रीति शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग सेंट जेवियर्स कॉलेज से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के राजस्थान चैप्टर की राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में एक बार हम सब फिर से एक नए विषय के साथ मिल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मित्रों, समाज विज्ञान की विभिन्न धाराओं के संगम पर राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के संस्थापक प्रोफेसर पीवी कृष्ण भट्ट सर, उनके द्वारा प्रज्वलित इस द्वीप में निरंतर घी की आपूर्ति करने के लिए हम हर 15 दिन में मिलते हैं और एक नए विषय के साथ एक नई धारा को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देश के प्रत्येक कोने से अपने अपने विषय के शोध एवं अकादमिक जगत से जुड़े युवा वर्ग को मार्गदर्शन देने हेतु विभिन्न विषयों के विद्वज्जनों से हमारा समागम होता है और हम उनसे कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। जीवन में संतुलन स्थापित करने हेतु आध्यात्म का एक बड़ा योगदान है और जो कि भारत की भूमि के कण कण में व्याप्त है, किंतु यदि आध्यात्म की संस्कृति के साथ शोध एवं वर्तमान राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय की समझ भी प्राप्त हो जाए तो आमूलचूल समाधान प्राप्त होता है। और इसी के साथ आज हम फिर से एक नए विषय के साथ जुड़े हैं जो कि रेलेवेंस ऑफ रामायण इन टुडेज वर्ल्ड है, जिसमें हम रामायण जो कि हमारी भारत भूमि की आध्यात्मिक संस्कृति से हमें जोड़ता है। और पिछले कुछ दिनों हमने जब कोरोना का लॉकडाउन पीरियड था उसमें सभी बच्चे से लेके बूढ़े सभी ने रामायण का आनंद लिया, लेकिन उस रामायण में हमें विशेष कुछ गूढ़ तत्वों को सीखने को क्या मिलता है वो आज हमारे दो मुख्य विद्वान, हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, वे हमें उससे अवगत करवाएंगे। अतः इसी समाधान हेतु हमारे बीच अपने विषय के दो पारंगत विशेषज्ञ विद्वान डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी एवं डॉक्टर खेमचंद महावर जी उपस्थित हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद की जनरल सेक्रेटरी, सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर की पूर्व प्राचार्य, राजनीति विज्ञान विषय की विशेषज्ञ, विदुषी, गांधीय आदर्शों को अपने जीवन में पूर्णतः साथ लेकर चलने वाली डॉक्टर शीला राय मैडम आज की अध्यक्ष हैं कार्यक्रम की, और कार्यक्रम के संचालन में और इस कार्यक्रम को यह स्वरूप देने में एक बहुत बड़ी पूरी टीम नेपथ्य में कार्य करती रहती है और पिछले कई दिनों से अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को यह स्वरूप प्रदान कर पाई है। उस टीम को मैं आप सभी से परिचय करवाना चाहूंगी। डॉक्टर एचपी महेंद्रा जी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, सर आपका स्वागत है। डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। हालांकि ये सब हम सभी होस्ट हैं तो हम स्वागत नहीं, हम सब आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर नीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, मानसरोवर से। डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से। डॉक्टर राहिल अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह कॉलेज जयपुर से। और मिस पूर्वा भट्ट, हमारी सबसे छोटी सदस्य, लेखनी की धनी, MNIT जयपुर से। हम सभी आप सबका कोटि कोटि वंदन करते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम के सदन के स्वागत उद्बोधन हेतु मैं राजनीति विज्ञान विषय की विशेषज्ञ, विद्यार्थियों की स्नेह स्वरूपा और विद्यार्थियों में सरस्वती माता के नाम से प्रचलित डॉक्टर शीला राय मैडम से निवेदन करती हूँ। मैम राजनीति विज्ञान विषय में विशेषज्ञता के साथ साथ विशेषतः गांधी आदर्शों को अपने जीवन में पूर्णतः साथ लेकर चलती हैं। आप सेंट जेवियर्स कॉलेज की पूर्व प्राचार्य तो के अपने काल को पूरी तरह से सफल एक कार्यकाल को पूर्ण किया आपने, और इसके साथ साथ आप सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज की अध्यक्षा भी हैं, राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद की जनरल सेक्रेटरी हैं एवं इंडियन डेवलपमेंट स्टडीज की गवर्निंग बॉडी की सदस्य होने के साथ साथ अनेकानेक मंचों पर उच्च दायित्वों से विभूषित हैं। मैम ने देश विदेश में विभिन्न शोध विषयों पर उत्कृष्ट शोध कार्य किए तथा अनेक पुस्तकों में अपने कार्य को लेखबद्ध किया। मैम मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सदन के स्वागत उद्बोधन हेतु। धन्यवाद प्रीति।
ये प्रीति का स्वाभाविक स्नेह सिक्त अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव होता है, जो इतने विभूषित रूप से मुझे अलंकृत कर देती है। ऐसी हूं मैं आपके समान ही एक राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, विनम्र विद्यार्थी। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमने प्रारंभ जो ये किया है, ये तीसरी कड़ी है, उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और मैं जो लोग पूर्व से जुड़े रहे हैं उनको तो जानकारी होगी, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबको अवगत कराने के लिए मैं थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त सा इसका परिचय देना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद का। कि राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद वस्तुतः 2008 में इसका शुभारंभ हुआ, इसकी स्थापना, इसका गठन हुआ। और ये गठन इसलिए हुआ कि मुंबई के रामभाव प्रबोधिनी में देश के लगभग 100 समाज विज्ञानी हम लोगों ने सबने हमें आमंत्रित किया गया। वहां जब हम लोग गए, विचार मंथन हुआ कि अभी तक समाज विज्ञानों के अध्ययन, अनुशीलन और शोध में केवल एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें जो देखने को मिलता है वो है औपनिवेशिकता का। औपनिवेशिक शासन से तो हम मुक्त हो गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी औपनिवेशिकता का प्रभाव बहुत गहरा है। किसी का माइक ऑन है, कोई उर्मिला कटारे जी कृपया आप माइक ऑफ कर दे, थैंक यू। तो अब उस औपनिवेशिकता से मुक्त और भारतीय परिप्रेक्ष्य से युक्त एक समाज विज्ञानों का अध्ययन, अनुशीलन बहुत अपेक्षित है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत में से समाज विज्ञानों का विकास होगा, सही रूप में समृद्धि होगी, बल्कि इसलिए भी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के अभाव से भारतीय साहित्य का वैश्विक स्तर पर उसका प्रदर्शन, अनुशीलन और अध्ययन उचित रीति नीति से न होने के परिणाम स्वरूप समाज विज्ञान समग्रतः बहुत कमजोर हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि विश्व के इस बहुत बड़ी जनसंख्या के उस प्रतिभा से, मेधा से, उनकी जिज्ञासा से उत्पन्न ये ज्ञान का स्रोत कम से कम वैश्विक स्तर पर हो। और उस वैश्विक स्तर पर जाने के लिए पहली शर्त ये है कि हमें अपने ही देश में अपने युवा साथियों को समाज विज्ञान के विज्ञान से अवगत कराना होगा। उर्मिला कटारे जी कोई है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू। और इसका परिणाम यह है कि हमने फिर यह तय किया कि 2008 में हम समाज विज्ञान का, राष्ट्रीय समाज विज्ञान की एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ जिसके माध्यम से भारतीय परिप्रेक्ष्य से, भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय व्यवस्थाओं को समझने का, भारतीय साहित्य का अवलोकन और अनुसंधान और अनुशीलन करने का, और भारतीय समस्याओं का, समाज वैज्ञानिक समस्याएं इन जो हैं और हमारी जो सिद्धांत हैं उनको समझकर और उनका निदान करने का हम प्रयास करें। और उसी का परिणाम है कि आज 2020 में 12 वर्ष हुए हमारे इस संगठन का निर्माण किए हुए, और कई संगोष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर हमने अधिवेशन भी किए हैं। भोपाल में हुआ, कानपुर में हुआ, पटना में हुआ। अब हमने ये तय किया है कि इसका पूरे राष्ट्र में इसको व्याप्त करना आवश्यक है। इसलिए हर प्रांत में संभव हो सके तो एक प्रांतीय चैप्टर उसका निर्मित किया जाए, और उस प्रांतीय चैप्टर के माध्यम से जो हमारे लोकल लेवल पर जितने हमारे अध्येता हैं, अनुसंधान करता है, उन सबको भारतीय समाज विज्ञान से अवगत कराएं। जैसा प्रीति ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं इस बात से कि उसने उसका जिक्र किया कि अभी लॉकडाउन के समय पे हम सब ने रामानंद सागर जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। उन्होंने रामायण को टेलीकास्ट किया। ये दोबारा हुआ है, 3 दशक पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन आप में से बहुत ऐसे होंगे जो बहुत बाल अवस्था में होंगे, जिनको ज्यादा स्मरण नहीं होगा। लेकिन ये पुनः इसका टेलीकास्ट होना
ये हमारे इस युवा पीढ़ी को अवगत कराना कि हमारे संस्कृति में, हमारे साहित्य में ऐसे कुछ चिरंतन महत्व के, कुछ ऐसे महत्व के विषय हैं जो हमारे केवल धार्मिक रीति से ही नहीं बल्कि हमारे बौद्धिक संदर्भों में, आध्यात्मिक संदर्भों में, आर्थिक संदर्भों में, राजनैतिक संदर्भों में और समाज शास्त्रीय समग्रता संदर्भों में बहुत ही समीचीन भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो ये हमने इस बार इसलिए एक ऐसा विषय चुना, क्यों चुना कि हमने ये देखा कि हम औपनिवेशिकता से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस मुक्ति के लिए हम अपने साहित्य को तो समझें कि वो साहित्य में क्या कहा गया है। धन्य हो हमारे साधु संतों का, ऋषि मुनियों का कि वो सत्संग के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से रामचरितमानस को और रामायण को वो समाज में जीवित ही नहीं रखे रहे हैं, आस्था बनाए रखे हैं, निष्ठा बनाए रखे। लेकिन विडंबना ये है कि हम बौद्धिक क्षेत्र में, आध्यात्म अध्ययन के क्षेत्र में, अकादमीय क्षेत्र में जो स्थान हमारी इन ग्रंथों को प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और उसका कारण एक प्रमुख ये था कि ये कहा जाता है कि ये माइथोलॉजी है। उसकी चर्चा, बहस एक अलग सत्र की अपेक्षा करता है। मैं आपसे केवल ये बताना चाहती हूँ कि वो माइथोलॉजी है या नहीं है। और ये आक्षेप लगाना पश्चिमी विद्वानों के द्वारा कि भारतीय मनीषा में इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। मैं आपको बताऊं, आप और हम सब समझते हैं कि रामायण आदि कवि वाल्मीकि वो ऐसे क्रांत दृष्टा थे, वेद व्यास जी ऐसे क्रांत दृष्टा थे जिन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा साहित्यकार जिन्होंने काल के प्रवाह पर अपने उस युग की कथा को इतना स्थायी बना दिया कि आज भी उसके का महत्व और उसका जो उसकी जनता की रुचि और उसके हमारे जीवन में उपादेयता, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन क्या ये केवल सत्संगों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होना था या इसमें कोई ऐसा भी समाजशास्त्रीय विषय है जिसका हमारे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में भी इसका महत्व हो सकता है? तो मुझे ध्यान आता है कि भोपाल में अनूप गुप्ता जी से मुलाकात हुई और अनूप गुप्ता जी से जब वहां चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैंने इंडो इजराइल पर पीएचडी की है, इंडो इजराइल रिलेशंस पर, और मैं रामायण का अध्ययन कर रहा हूं। और उस रामायण के अध्ययन में मैं रामायण के अंतर्गत जो सामरिक संस्कृति है, कल्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर, उसका अध्ययन कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। निरंतर हम संपर्क में रहे हैं, जितना होना चाहिए शायद संभव नहीं हो पाया, लेकिन उनसे संपर्क बना रहा। और आज उनके उस अध्ययन के माध्यम से उनका जो निष्कर्ष है उसका एक संक्षिप्त सा परिचय हमें मिलेगा, जिससे हमें प्राप्त होगा ज्ञान कि भारतीय उस वाङ्मय में, भारतीय उस जो महाकाव्य है उसमें ना केवल आध्यात्म और धार्मिकता के बिंदु हैं बल्कि उसमें स्ट्रेटेजी भी है, एक स्ट्रेटेजिक कल्चर भी है। आपने और हमने देखा रामायण का कि वो स्ट्रेटेजी से हमारा आशय क्या है। स्ट्रेटेजी से हमारा आशय ये है कि हम क्या रणनीतिक तरीके से कोई चीज तय की जाती है क्या, या यूं ही स्वांतः सुखाय वाल्मीकि जी ने कुछ लिख दिया। क्या हम केवल अर्थशास्त्र तक हम सीमित रहे कि हाँ वो राजनीति विषय वस्तु से पर लिखा गया ग्रंथ है, इसलिए उसमें मंडल सिद्धांत भी है, 4 उपाय भी है, 60 गुण नीति भी है, इनके माध्यम से राज्य के द्वारा कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई जानी चाहिए उसके दिशा निर्देश मिलते हैं? क्या रामायण महाभारत में इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव है? और अध्ययन करने के पश्चात जिन लोगों ने नहीं किया, कम से कम उसका टेलीविजन पर उसका टेलीकास्ट होते हुए देखा और थोड़ा बहुत उन्होंने चाहे रुचि के दृष्टि से और घर में जो वातावरण है उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा होगा कि स्ट्रेटेजिक कल्चर रामायण में भी है, जिसका विस्तार से वो बताएंगे। मैं बिल्कुल संक्षेप में ये बताऊं कि हम स्ट्रेटेजिक कल्चर किसको मानते हैं
जहां कोई चीज का प्रेसिडेंट ना रहा हो और आपको कोई निर्णय लेना हो। जब आपके पास कोई प्रेसिडेंट पूर्व से किया हुआ कोई उस प्रकार का कार्य ना हो और उस विषय में आपको निर्णय लेना है, वो निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति के विम्स एंड फैंसी से नहीं होते, वो अपने आंतरिक क्षमताओं का आकलन करता है, बाह्य वातावरण का आकलन करता है, जिनके विरुद्ध या जिनके प्रति वो नीति निर्धारण करना है, उनकी क्षमताओं का, उनकी परिस्थितियों का, उन सब का आकलन करता है। छोटा सा उदाहरण, आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अभी लद्दाख में जाकर जो मिलिट्री को संबोधित किया, उसमें जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, वो स्ट्रेटेजी जाकर लोगों ने तो पहले उसको बहुत ही ऐसी चर्चा का विषय बनाया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि वो आज आप देख रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रहा है। ये डी एस्केलेशन ये तब कर पाए जब उन्होंने देखा कि हमारे पास मित्र कितने हैं, हमारी स्वयं की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी परिस्थिति कैसी है, और ये जो रिस्क होता है, रिस्क लेना, बट बहुत कैलकुलेटेड रिस्क, और ये जो कैलकुलेटेड रिस्क होता है बहुत बुद्धिमत्ता से सोचने के पश्चात, और वो जब नीति निर्धारण होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। और उस स्ट्रेटेजी के लिए क्या बिंदु होते हैं, किन चीजों को प्लान किया जाता है। स्ट्रेटेजी के तहत एक मिशन होता है, रामायण का मिशन है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना। और अगर आप अपने एसेस करते हैं इंटरनल, राम जी जब गए तो वो अपने सारा खाद्यान्न लेकर जा सकते थे, अयोध्या से राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने खाद्यान्न कितना महंगा पड़ता, वो ऋषियों के आश्रमों में भोजन करते रहे, कंदमूल फल पर रहते रहे, कॉस्ट कितना कम आया उसके अतिरिक्त। आप देखें कि जब वो जाते हैं तो हनुमान जी वो किनको साथ लेते हैं, कहा जाता है वानर। वो वानर क्या है, वन में रहने वाले नर, जिसको आज हम ट्राइबल्स कहते हैं। ट्राइबल्स को उन्होंने साथ में लिया और उसके साथ अपनी आर्मी बनाई, हायरार्की रखी, राम और लक्ष्मण सुप्रीम है, उसके बाद जामवंत जी हैं, सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं, उसके पश्चात नील हैं, अंगद हैं, और सब। कहने का तात्पर्य कि ये सारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए, एक्शन प्ले के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वो भी हमें रामायण में देखने को मिलती। महाभारत अपने आप में एक अलग महाकाव्य है, जिसकी मीमांसा कई सत्रों की और अपेक्षा की जाएगी उसमें, उसके लिए। लेकिन आज की तारीख में जो प्लानिंग हो, डायरेक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्रोल हो, हायरार्की हो, ये सारे फीचर्स जो स्ट्रेटेजी से संबंधित हैं, वो सब इनमें है। आई एम श्योर कि अनूप गुप्ता जी इज गोइंग टू एनलाइटन अस ऑन दीज एस्पेक्ट्स, एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सब के बारे में हाउ हैव दे प्लान्ड, कैसे हनुमान जी को भेजा गया सर्वेलेंस करने के लिए लंका का, जहां संघर्ष हो रहा है, भरत को, राम को वनवास करना पड़ा तो भरत को बुलाकर लंका में राजा घोषित करते, लक्ष्मण को बना देते, उन्होंने विभीषण को बनाया और सैबोटाज किया, त्रिजटा जैसी राक्षसी को अपने साथ मिला लिया, उन्होंने साथ में विभीषण को अपने साथ मिला लिया। ये सब क्या है, ये स्ट्रेटेजी है। And this is what we have to understand, not in the realm only of religion, केवल, और ये जो रिलीजन और धर्म को समझने की जो लोग कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। धर्म रिलीजन से बहुत व्यापक अवधारणा है और उस धर्म के अंतर्गत ये सब निहित है। और जो दूसरा आज वक्तव्य होगा वो भी बहुत रुचिकर होगा। मेरे लिए आज बहुत गर्व का विषय है कि मेरे ही एक विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर से लेकर और अभी तक जो उन्होंने अपनी यात्रा की है शैक्षणिक, उसको देखकर एक माँ के रूप में, गुरु में मैं गौरवान्वित होती हूँ। प्रोफेसर हैं, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन राजनीतिक चिंतन में क्या दृष्टिकोण रहा है उस पर तो शोध किया था मेरे मार्गदर्शन में, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने और इतने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स इत्यादि करके आज ये जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक विश्लेषण।
पर हम ध्यान रखें कि वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखा, जो ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया था, शायद आम जनता तक इस रूप में सुलभ नहीं होता अगर 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना नहीं करते। अवधि में उन्होंने जो अवध भाषा में जो उन्होंने उसको सरल सुलभ उपलब्ध करा दिया, उसी का परिणाम है कि वो एक हमारे सामाजिक जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करने वाला ग्रंथ हुआ। दोनों में अंतर है। वाल्मीकि रामायण के जो राम है और रामचरितमानस के जो राम है, उसमें वो भक्ति का जो दृश्य देखते हैं हम और भाव देखते हैं, वो शायद वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लेकिन पात्रों का भी जो जिस प्रकार से विभूषित किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन वो रामचरितमानस का पूरे विश्व में और आज भारत में अगर हम पूछें तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कम लोग करते हैं। कब्बन रामायण भी है, अनेक लेखकों ने लिखा है, लेकिन रामचरितमानस क्योंकि मध्य भारत और उत्तर भारत में सामान्य जनता की उस बोलचाल की भाषा के माध्यम से उसको उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा अनुपम योगदान रहा है तुलसी जी का और गोस्वामी तुलसीदास जी का। और इसका अध्ययन आज हमारे खेमचंद जी ने किया है, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बहरोड में और राजनीति विज्ञान के, वो आज उसका विश्लेषण करेंगे। मैं अपेक्षा करती हूँ कि उसके पश्चात जिन लोगों के मस्तिष्क में कुछ जिज्ञासाएं होंगी, वो अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ शांत करने का प्रयास करेंगे। और दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशंस बिकॉज एक्चुअली फ्रॉम टुडे वी इनिशिएट द प्रोसेस जहां हम अपने लोगों को अपने साहित्य से गंभीरता पूर्वक उनको अवगत कराने का और उसका अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। तो पुनः जो सभी संभागों से, अनेक प्रांतों से और लार्जली राजस्थान से जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, संभागियों के बिना इस प्रकार का प्रयास सफल नहीं होता। आप सबको उसके लिए धन्यवाद और अभिनंदन। और आज जो हमारे दोनों प्रमुख वक्ता हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। और मेरी जो ये टीम है, प्रीति, सीताराम, सतीश, पूर्वा, नीता, राहिल, ये जितने हमारे ये सारे बच्चे हैं जो आज अपने अपने राइट में, दे आर ऑल असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स हु आर वेरी वेरी केपेबल, जो बहुत अच्छे से इसका आयोजन कर रहे हैं। उन सबको आशीर्वाद। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि अब जो कार्यक्रम का वस्तुतः प्रारंभ अब होगा, जिसमें हम एक बौद्धिक मंथन का और विश्लेषण की अपेक्षा करते हैं, जिसमें आप सब संभागी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से मुझे सुना।